नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे आपके समाजशास्त्र का परिचय। ये आपके फर्स्ट यूनिट है समाजशास्त्र की। ये सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए ही वीडियो है। अतः आप जो भी सेकंड ग्रेड में सामाजिक विज्ञान की जो भी तैयारी करें उनके लिए ये वीडियो है, बाकी के लिए वीडियो नहीं है। आज हम पढ़ेंगे जो समाजशास्त्र है उसका प्रकृति, अर्थ और उसका क्षेत्र विस्तार, यानी किस तरह वो फैला हुआ है, यानी हमारे लिए उपयोगी है। पहले ये आपके राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है समाजशास्त्र 11वीं क्लास की, उससे ये टॉपिक लिया गया है और लगभग आपके जो भी सिलेबस बना है वो इसी के आधार पे बना है। आपके पहला है कि आप एक नवीन विषय समाजशास्त्र को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ूँगा। जब मनुष्य की रुचि अंतरिक्ष में बढ़ी तो खगोल विज्ञान का विकास हुआ। समुद्र की गहराइयों को जानने के लिए समुद्र विज्ञान का विकास हुआ। बीमारियों से लड़ने के लिए आयुर्वेद तथा चिकित्सा विज्ञान का विकास हुआ। उसी प्रकार हमने समाज की गतिविधियों को समझने के लिए अर्थशास्त्र, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीति शास्त्र, राजनीतिक गतिविधियाँ इत्यादि का विकास हुआ। अब आपके ये विषय शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसी ऐसे विज्ञान का विकास नहीं हुआ जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करे। यानी समाज के बारे में कि किस प्रकार समाज बना उसके बारे में ही समाजशास्त्र के बारे में बताया गया है। किंतु वैश्विक सामाजिक व्यवस्थाओं में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। इनमें से कुछ ऐसी सामाजिक स्थितियाँ जिन्हें हम समाजशास्त्र के उद्भव यानी समाजशास्त्र के जन्म के लिए जिम्मेदार माना जाता है। निम्न में से वो है सन 1450 से 1800 के बीच समय यूरोप में वाणिज्य क्रांति हुई। पुर्तगाल, इंग्लैंड, हॉलैंड की इसमें जैसे एशियाई देशों से व्यापार को बढ़ाने की होड़ शुरू हुई। यानी वाणिज्य, यानी ये जो यूरोप के लोग थे वे एशिया की तरफ, अफ्रीका की तरफ अपने व्यापार के लिए बढ़ रहे थे, यानी उनको व्यापार में रुचि ले। जैसे आप देख सकते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत में पहली बार 1493 में भारत में कदम रखा और भारत में एक व्यापार करने के लिए कंपनी खोली थी। उसके बाद है आपके भारत और अमेरिका जैसे देशों की खोज हुई, क्योंकि ये भारत और जो अमेरिका देश है ये अपने आप में से थे। यूरोप के लिए उनके पहली बार इन्होंने खोज की थी, उन्होंने व्यापार के लिए खोज की थी। जबकि भारत और अमेरिका तो वैसे पहले ही थे, लेकिन इन्होंने व्यापार के लिए भारत की खोज की थी। और इसके लिए आपको पता है कि कैप्टन हॉकिंस सर्वप्रथम भारत में आया था, जिन्होंने व्यापार के लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो व्यापार के उद्देश्य आया था। वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। इसमें यूरोप का व्यापार वैश्विक व्यापार में बदलने लगा। कागज की मुद्रा का विकास हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसके बाद है आपके कौन से वो दो कारण थे जिससे हमें समाजशास्त्र को पढ़ना पड़ा, यानी समाजशास्त्र की खोज हुई। तो उसमें पहला कारण है आपके फ्रांसीसी क्रांति 1789। ये आपके दो क्रांति है जो इम्पोर्टेंट है। 1789 में फ्रांस की क्रांति। इस क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार आया, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार उभर के सामने आया कि हमें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए, भाईचारा का भाव मिलना चाहिए। अब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। क्रांति से पूर्व फ्रांस में राजशाही थी। राजशाही यानी राजा का शासन था। धार्मिक अब आडम्बरी था, यानी धर्म का बहुलवाद था, यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव था। आम जनता अकाल, कुपोषण और सामाजिक असमानता और शासन के अत्याचारों से पीड़ित थी। क्रांति द्वारा व्यवस्था में बदल गई और लोकतंत्र की स्थापना हुई, यानी डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति में मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिक विचारकों के महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये आपके इम्पोर्टेंट है। मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर और रूसो, इन्होंने ही फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया। फिर आपके औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध की 19वीं सदी में पूर्वार्ध में यूरोप में कुछ देशों में तकनीक और सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक स्थितियों का बड़ा बदलाव हुआ। इससे औद्योगिक क्रांति नाम दिया गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में मानी जाती है। आपको पता है कि जब भारत में इसका प्रभाव बहुत सबसे बड़ा बुरा पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड के लोग अपने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करते और भारत से कच्चा माल लेके अपने वहाँ उद्योगों में लगा रहे थे और भारत को वापस दुगने भाव में बेच देते थे। इसके कारण भारत को काफ़ी नुकसान हुआ।
ये आप जब इतिहास में पढ़ेंगे तब देखेंगे। उद्योगों का मशीनीकरण व उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि और पूंजीवाद का विकास हुआ। औद्योगिक श्रमिकों में के रूप में नए वर्ग का उदय हुआ, यानी श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। और श्रमिकों के लिए हित के लिए आपके माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। सबसे ज़्यादा श्रमिकों के लिए काम किया, उन्होंने आवाज़ उठाई। नए नए शहरों का विकास होने लगा, किंतु इस व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा था। फिर आपके देख लीजिए, अतः 1838 फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे, ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है। सन 1838 में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्टे ने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत की। जनक कौन है आपके? अगस्त कॉम्टे। और किस विषय की शुरुआत की? समाजशास्त्र की। उन्होंने पहले इसे सामाजिक भौतिक यानी सोशल फिजिक्स नाम दिया, फिर बाद में उन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया। तो ये आपको 2 लाइनें जरूर याद रखनी है कि पहले उन्होंने क्या नाम दिया आपके? भौतिक यानी सामाजिक भौतिक, और फिर आपके उन्होंने समाजशास्त्र इसका नाम दिया। भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में शुरुआत बहुत देर से हुई, क्योंकि भारत अंग्रेजों का ही गुलाम था। रामायण व महाभारत जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति में भी ऐसे अनेक ग्रंथों का हमें तत्कालीन सामाजिक विषय में पता चलता है, किंतु ग्रंथ किसी विषय के परिचय को ध्यान में रखकर नहीं लिखे जाते हैं। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत आपकी मुंबई से हुई। विश्वविद्यालय से मानी जाती है, मुंबई विश्वविद्यालय से मानी, जहाँ सन 1919 में पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत की गई। किसकी अध्यक्षता में? आपके पैट्रिक गेडिस, ये आप नाम याद रखना। हालांकि ऐच्छिक विषय के रूप में ये सन 1914 में पढ़ाया जाने लगा। इसी तरह 1917 में ऐच्छिक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। 1923 में आंध्र और मैसूर विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई। 1952 में इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिससे सभी समाजशास्त्रियों से जुड़ने का आह्वान किया। प्रारंभ में समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता था, यानी पहले उसको मिक्स के रूप में पढ़ाया जाता था, यानी अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता था। समाजशास्त्र को अन्य अर्थशास्त्र में, जिसे मानवशास्त्र एवं अर्थशास्त्र प्रमुख थे। इसके बाद आपके भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद समाजशास्त्र का विकास तेजी से हुआ तथा जाने लगा। समाजशास्त्र की लोकप्रिय बनने लगी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा जैसे अनुसंधान केंद्रों में भी स्थापना हुई, जहाँ समाजशास्त्री अनुसंधान होने लगे, यानी रिसर्च होने लगे। भारत के प्रमुख समाजशास्त्र में है जिसके SSC दुबे, MN श्रीनिवास, के शरण, DN मजूमदार, GS गौरिया और KM कपाड़िया, PH प्रभु, AR देसाई, इरावती कर्वे, राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह इत्यादि ये आपके भारत के प्रमुख समाजशास्त्री है। यहाँ से लेके यहाँ तक भारतीय समाजशास्त्र में M श्रीनिवास द्वारा दी गई संस्कृति, ये पिछली बार पूछा गया आपकी क्वेश्चन कि भारतीय समाजशास्त्र में MN श्रीनिवास द्वारा की गई संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण व प्रभुत्व जाति की अवधारणा और राधा कृष्ण कमल मुखर्जी द्वारा दी गई सामाजिक मूल्य अवधारणा के अलावा वैश्विक स्तर पर कोई उल्लेखनीय सिद्धांत और अवधारणा का विकास भारतीय समाजशास्त्र द्वारा नहीं किया गया। इनके द्वारा 2 इम्पोर्टेंट है आपके MM श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, यानी किस प्रकार हमारे भारतीय संस्कृतिकरण का पश्चिमी पर प्रभाव पड़ा, और राधा कमल मुखर्जी द्वारा आपके सामाजिक मूल्य का। फिर है इसके बाद आपके समाजशास्त्र की प्रकृति, यानी किस प्रकार की समाजशास्त्र एक विषय के रूप में हुआ। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझने के पश्चात हमें समाजशास्त्र की प्रकृति समझना चाहिए। इसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है स्टोल चेस विज्ञान का अर्थविश्लेषण करते हुए कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से न कि विशेष सामग्री से। इस प्रकार चेस विशेष सामग्री की तुलना का ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति को विज्ञान मानते। इसी प्रकार कॉल पियर्सन लिखते हैं कि सभी विज्ञानों में एकता उसकी पद्धति है, न कि विषय वस्तु, यानी समाजशास्त्र को विज्ञान माने या न माने उसमें विचार विमर्श किया गया। फिर आपके अब तक हमने समझ लिया समाजशास्त्र की विशेषताओं के बारे में। पहली आपके वस्तुनिष्ठता,
वस्तुनिष्ठ का अर्थ है कि अध्ययन द्वारा निष्पक्ष अध्ययन करने पर अध्ययनकर्ता अपने विचारों, मनोवृत्ति और पूर्वाधारणा पर सम्मिलित नहीं करके तथ्यों का आधार पर अध्ययन करे। फिर है सत्यनिष्ठता, विज्ञान में संकलित ज्ञान और तथ्यों का संदेह होने पर उसका सत्यापन करें। फिर है निश्चितता, फिर है कार्यकरण, फिर है सामान्यीकरण और पूर्व अनुमान और अनुभाविकता और सार्वभौमिकता। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद है आपके समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, यानी अर्थ और परिभाषा। समाजशास्त्र के उद्भव को जानने के बाद हमें सबसे पहले समाजशास्त्र के अर्थों का ज्ञान है, क्योंकि जब हम तक इसके अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक एक विद्यार्थी के रूप में हमें ज्ञान अधूरा रहेगा। परिभाषा पहली आपके किंग्सले डेविस के अनुसार समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, यानी जो मानव का ही अध्ययन है वही मानव समाज का अध्ययन है। H.W. ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, जो समाज का अध्ययन करता है वही समाजशास्त्र का विज्ञान। फिर मैकायर एवं पेज, पिछली बार पूछा गया है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है। एक परिभाषा आपसे जरूर पूछेगा के अनुसार संबंधों इसी जाल को हम समाज कहते हैं। फिर इसके बाद H.N. जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। गिलिन और गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों को एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतर्क्रिया के अध्ययन को कहा जाता है। यानी ये परिभाषाएं आपको याद करनी होगी। पिछली बार ये मैकाइवर या पेज के द्वारा पूछी गई थी, इस बार आपके इनमें से या कोई और से पूछ सकता है। आगे हम देख लेते हैं उपयुक्त परिभाषा अध्ययन से पता चलता है कि डेविस और ओडम समाज के अध्ययन तथा मैकाइवर एवं पेज सामाजिक संबंध का अध्ययन पर जोर देते हैं, यानी समाज के अध्ययन पर जोर देते हैं आपके डेविस और ओडम, और मैकाइवर एवं पेज ये आपके देते हैं सामाजिक संबंधों पर। जॉनसन सामाजिक समूह और गिलिन अंत्यक्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही समाजशास्त्र मानते हैं। ये देख लिया आपने चित्र के माध्यम से कि व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा एक प्रतिक्रिया दिया जाता है, उसमें व्यक्ति, तो इन दोनों को कहते हैं अंतक्रिया, और अंतक्रिया से ही फिर उद्देश्य और उद्देश्य से स्थायित्व और फिर सामाजिक समाज का निर्माण होता है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते जो अपने पाठ के लास्ट अंतिम में है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक के मूलभूत परिवर्तन आए, यानी समाजशास्त्र का उदय हुआ। समाज में हो रहे परिवर्तनों व्यवस्थित रूप में अध्ययन करने को सन 1838 में अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र की स्थापना की। फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। भारत में समाजशास्त्र का वास्तविक शुरुआत सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में हुई थी। फिर इसके बाद समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र प्रमुख दो भागों में स्वरूपवाद और समन्वयवाद संप्रदाय से बांटा जाता है। स्वरूप संप्रदाय समाजशास्त्र का विशिष्ट विज्ञान मानता है और समयात्मक संप्रदाय समाज को सामान्य विज्ञान मानता है। ये भी कई बार पूछ सकते हैं कि इन दोनों में सामान्य विज्ञान विशिष्ट विज्ञान कौन मानता है। स्वरूपता संप्रदाय के विचारों में जॉन सिमेल, ये आपके लिख दीजिए आप, जॉन सिमेल, टॉनिज, वॉन्डिज और वीरकांत और मैक्स वेबर इसमें शामिल है। और समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख विचारक हैं हॉब्स, दुर्कीम, जिन्सबर्ग और सोरोकिन। और विशेष क्षेत्र वो संबंधित सीमाएं जहाँ तक कि उस विषय का अध्ययन संभव है। प्रत्येक विज्ञान का अध्ययन में एक नजरिया अथवा दृष्टिकोण होता है जिसे हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के प्रति वैज्ञानिक हैं। फिर आपके इम्पोर्टेंट है आपके कुछ क्वेश्चन। पहला आपके मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, पहले का उत्तर है। समाजशास्त्र के जन है आपके अगस्त काम्टे। समाजशास्त्र के जन्म के लिए प्रमुख रूप से कौन कारक दायी है, तो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। भारत में समाजशास्त्र का वास्तविक शुरुआत हुई 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय से, और समाजशास्त्र की प्रगति आपके वैज्ञानिक है। इस प्रकार हमने आज समाजशास्त्र का अर्थ और उनकी प्रकृति और कुछ परिभाषाएं देखी जो समाजशास्त्र से संबंधित थी, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और सवाल देखे थे। इसके बाद हम अगला टॉपिक सेकंड यूनिट का है आपके समाज, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।